तो आ जाओ, चलो हम स्टार्ट करते हैं ना आज की कक्षा, क्लास मतलब। देखो, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। और आज का जो हमारा हेडिंग है वो पहली बात है क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अपन इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एबनॉर्मल मोलर मास। एब नॉर्मल मोलर मास। आ जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कहानी के हिसाब से इसमें होना क्या है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सबसे हार्ड क्वेश्चन ना यहीं से बनता है पेपरों में। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा और हार्ड, तो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, है ना। जितना भी तुमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, सबका प्रयोग इसमें हो जाता है। देखो, तुम्हें पहले मैं समझाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म कितने थे हमारे पास? अणुसंख्य गुणधर्म हमारे पास थे कितने, देखो ध्यान से। पहला था RLVP, दूसरा था डेल्टा TB, तीसरा था डेल्टा TF, और चौथा था अंत में कौन, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, है ना। ये चार हमारे पास क्या थे, अणुसंख्या गुणधर्म। इस चारों का एक ही मकसद था कि जो अवाष्पशील विलेय यानी NVS उसमें मिला रहे थे, उसका मोलर भार ज्ञात करना। क्या करना, हम इन्हीं से मोलर द्रव्यमान निकाल रहे थे, है ना। मोलर हिंदी में लेते थे, मोलर द्रव्यमान। ठीक, इससे भी आप वही निकाल रहे थे। मतलब हम इससे निकाल तो बहुत कुछ रहे थे ना, कितना घटा बड़ा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, इससे हिमांक निकाल रहे थे, इससे परासरण दाब निकाल रहे थे। लेकिन सामान्यतः हम लोग जो है ना मोलर भार निकाल रहे थे, मोलर द्रव्यमान निकाल रहे थे, है ना। और ये सभी के सभी किस पे करते हैं निर्भर, ये निर्भर करते हैं अणु की संख्या पर। कितने कण उसके अंदर है उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रकृति कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे इन पर बेस्ड, कहीं तो यूरिया घोल रहा था, क्या घोल रहा था, यूरिया। कहीं पर ग्लूकोज घोल रहा था, है ना। कहीं पर बेंजीन घोल रहे थे, है कि नहीं। कहीं प्रोटीन घोल रहे थे, प्रोटीन आप अभी प्रासरण दाब में घोल रहे थे, है कि नहीं, बेंजीन, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग अवाष्पशील विलेय ले रहे थे ना। कहीं पर भी हमने ये नहीं लिया NaCl, नमक नहीं घोला, है ना। शुगर घोल दिया आपने, है ना। शुगर मतलब सकरा, है ना। C12H11O22, है ना। C12H22O11 चाहिए होता है ना। कहीं पर भी हमने यही सब घोले हैं। कहीं पर हमने NaCl नहीं घोला, KCl नहीं घोला, ठीक है ना। और कौन नहीं, देखो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ऑल थ्राइस, ये भी नहीं घोला कहीं भी, है ना। कहीं पर आपने CH3COH एसिटिक अम्ल नहीं घोला, है ना। कहीं पर भी आपने HNO3 नहीं घोला। ऐसे ऐसे विलय तुमने कहीं पर भी नहीं घोला अभी तक। किसमें, विलयन में। बोलो घोल करके नहीं बनाया विलय ना, क्यों नहीं घोला। देखो, ये जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी पानी में जाकर या तो आयनों में टूटेंगे या फिर संगुणित हो जाएंगे। ये सभी के सभी पानी में ना जाकर टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं। ये जुड़ते भी हैं, टूटते भी हैं, ठीक है ना। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर एक कहानी की तरह चलते हैं फिर से एक बार। देखो, मान लो नीतीश है, नीतीश को हमने 1 लीटर पानी दिया, 1 किलो पानी दिया, चलो मान लो लीटर नहीं, 1 किलो पानी दिया। इसको मैंने बोला क्या कि 200 ग्राम शुगर C6H12O6 घोल इसके अंदर, है ना।
अब ये जानता है कि ये जो ग्लूकोज है ये अवाष्पशील विलेय है, NVS है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसका वाष्प नहीं बनता। और इस पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना? तूने इसके अंदर ग्लूकोज मिलाया, चलो ग्लूकोज नहीं कहते हैं, चलो ग्लूकोज ही कह लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कितना कुछ भी मान लो 200 ग्राम डाल दिया है ना 1 किलो पानी के अंदर। बता इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कम हुआ होगा, सॉरी बड़ा होगा कि कम हुआ होगा? अवाष्पशील विलेय को मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा। मैंने कहा नीतीश भाई साहब बताओ कितना बढ़ गया होगा। ये गया घर और इसने लगाया फॉर्मूला डेल्टा टीबी वाला, है ना, और ज्ञात किया तो 100 डिग्री शुद्ध जल का होता है, अब 102 डिग्री हो गया। कितना हो गया? ये बोला कि अब 102 डिग्री पर उबलेगा। कितने पर उबलेगा? 102 डिग्री पर उबलेगा। मैंने इसे कहा तू भाई नमक का निकाल, नमक से। किससे? इसको मैंने दूसरा भी कर दिया। उसके अंदर मैंने कहा 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है, पानी उतना ही है, 200 ग्राम यहां भी घोलेंगे NaCl। क्या बताओ? ग्लूकोज भी अवाष्पशील विलेय है और NaCl भी क्या है? अवाष्पशील विलेय है। तो मैंने कहा इसका बता बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। इसने कहा नीतीश ने, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, 200 ग्राम ग्लूकोज घोल रहे हैं 1 किलो पानी में, ये भी अवाष्पशील विलेय है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो तो। मैंने कहा बढ़ेगा तो यहाँ भी कितना बढ़ेगा? इसने कहा सेम बढ़ेगा, है कि नहीं? सेम ही तो बढ़ना चाहिए। 200 ग्राम क्या डाल रहे हो आप, और 200 ग्राम में आप क्या उसमें डाल रहे हो? नमक डाल रहे हैं, है ना, NaCl, दोनों 1 किलो ही है विलायक, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं? इसने क्या करा, 200 ग्राम नमक घोला, सब कुछ ज्ञात किया, तो इसका डेल्टा टीबी कितना आया? 105 डिग्री सेल्सियस। उतना ही शुगर डाल दिया, शुगर नहीं ग्लूकोज, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री बढ़ गया 100 से, है ना, 102 हो गया ना, 2 ही तो बढ़ गया। इसने डाला शुगर, सॉरी ये क्या नाम है इसका, ग्लूकोज, और इसने नमक घोल दिया। नमक घोलने पर देखो ज्यादा बढ़ रहा है, 5 डिग्री बढ़ गया ना, और 2 डिग्री। नीतीश कह रहा है ये क्या हुआ? नीतीश कह रहा है ये क्या हुआ? बढ़ना तो समान ही चाहिए था ना, पानी भी उतना ही है, अवाष्पशील विलेय ये भी है और अवाष्पशील विलेय NaCl भी है, और दोनों की मात्रा बिल्कुल समान है, तो डेल्टा टीबी तो इतना ही बढ़ना था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। ये देख करके दिमाग चकराया कि यार ये क्या समस्या हो रहा है। इसको डालने पर ग्लूकोज को 2 डिग्री बढ़ रहा है और नमक को डालने पर 5 डिग्री बढ़ रहा है। करे का भैया? इसने कहा यहाँ कुछ लोचा है, ठीक है ना, यहाँ कुछ लोचा है। तो इसने ये देखा कि यहाँ तो है ऐसा विलेय जो जल में घुल तो जाता है लेकिन आयनों में टूटते नहीं। आयनों में अगर ये घोलने से पहले एक कण है तो पानी में घोलने के बाद भी एक ही कण रहता है, ठीक है ना, जबकि NaCl जो होता है ये होता है आयनिक यौगिक। NaCl क्या होता है? आयनिक यौगिक, मतलब कि एक धातु है और एक अधातु है। ये जैसे ही जल में घुसता है, मतलब जल में घोलते हैं, ये टूट जाता है Na+ और Cl- में। अब ये एक कण नहीं रहे, ये कितने रहे? 2 कण रहे। तो ध्यान से देखा वैज्ञानिक ने कि ग्लूकोज को के केस में 102 डिग्री था और नमक के केस में ये बढ़ा क्यों? हम सभी जानते हैं अणु संख्या गुणधर्म जो होता है, ये जो कण कितने हैं वहां पे उसकी संख्या पर निर्भर करता है। इसका एक कण था घुलने के बाद भी, इसका एक कण नहीं था घुलने के बाद, 2 कण हो गए। हम ये सोच करके इसमें इसको घोल रहे थे कि इसके एक ही कण रहेंगे, लेकिन ये पानी में जा करके 2 हो रहे थे। कितने हो रहे थे? 2। एक किससे? कण से 2 कण बन रहे थे। ये अगर 2 होते तो 4 कण बन जाते, 3 होते तो 6 कण बन जाते। हम समझ के बैठे 3 ही कण बनेंगे,
और बन रहा है कितना। तो इसकी जो ये व्यवहार है ना, कण की संख्या, ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है। हम तो एक समझ के डाल रहे थे कण, और हम बॉइलिंग पॉइंट उसको निकाल रहे थे कितना बढ़ गया, और लेकिन ये वहां पर जाकर के दो की तरह व्यवहार कर रहा था, है ना। मतलब हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर एक ही कण बैठेगा जाकर के, तो यहां से वाष्प बनने नहीं देगा, लेकिन ये वहां जाकर दो बन रहे थे, यहां पर दो बन गए, मतलब एक ये बैठ गया और एक डाला हमने एक NaCl, एक की जगह बैठ गया कितना, दो कण जाके बैठ गए कहां पर, सतह पर। जब दो जगह कण जाकर के बैठ गए, दो कण बैठ गए, तो वाष्प क्या होगा, कण कम बनेगा ना। हमारे अनुसार कम तो बनेगा, लेकिन ये और भी कम बन रहा था, क्योंकि यहां पर क्या था, वाष्प के कण दो हो गए थे, वाष्प के नहीं यार, NVS के, अवाष्पशील विलय के कण दो हो गए थे, तो यहां से क्या हुआ, वाष्प नहीं बन रहा था ना। हाँ, अब एक चीज और देखते हैं। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं कि वियोजन हुआ है। क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। अब एक चीज और हम और देखते हैं, देखो हमने क्या लिया, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी तो हमने भी देख लिया है ना। एक मेरे पास और विलयन है, फिर से इसमें समय लगेगा समझाने में, आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना, फिर तुम्हें इस टॉपिक को दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 किलोग्राम मेरे पास क्या है, 1 किलोग्राम मेरे पास है जल है, चलो फिर से हम जल ही लेते हैं, ठीक है ना। 1 किलो जल में आपने क्या घोल दिया, 1 किलो जल में आपने घोल दिया 100 ग्राम, मान लो यूरिया। यूरिया ऐसा विलय होता है जो ना टूटेगा ना ही विलय, मतलब ना तो होगा इसका वियोजन और ना ही होगा इसका संयोजन। तो 100 ग्राम यूरिया आपने घोल दिया इसमें। मैंने आपसे बोला कि भैया आप ना इसके अंदर डेल्टा TF निकाल के लाओ। कितना निकालो, आप निकाल के लाए 0.3 डिग्री सेल्सियस। इतना कम हो गया, इतना हिमांक क्या है, हिमांक ही तो ये, तो हिमांक हमारा इतना कम हो गया। मैंने क्या करा, एक और भी कर लिया, इसके अंदर मैंने क्या घोल दिया, KCl। क्या घोल दिया, KCl घोल दिया। और फिर मैंने क्या करा, इसका डेल्टा TF निकाला, डेल्टा घोला मैंने फिर से 100 ग्राम ही। पानी भी 1 ही किलोग्राम है, पानी भी, तो हमारे अनुसार यही आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए, है कि नहीं भाई, ये भी अवाष्पशील विलय है और ये भी क्या है, और हम उतना ही पानी ले रहे हैं, उतने उसकी मात्रा ले रहे हैं, तो जो इसका हिमांक है उसमें अवनमन भी उतना ही आना था। हमारे अनुसार जब हमने लगाया ये वाला फॉर्मूला डेल्टा TF का, यहां भी लगाया, ये फॉर्मूला क्या होता है, KF और M, ये तो होता है, यहां लगाया इतना आया, यहां भी लगाया मैंने फॉर्मूला तो भी इतना ही आया, 0.3 डिग्री सेल्सियस। सेम आ गया नहीं आ गया, इस फॉर्मूले से दोनों जगह पर सेम मिला। विलय कौन है इसमें, यूरिया, इसमें कौन है, KCl। लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा इसको एक्सपेरिमेंटली नापेंगे। एक्सपेरिमेंटली, ये तो सैद्धांतिक है। क्या है ये क्या है, ये सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल, मुंह से बोल दिया, फॉर्मूला दे दिया है ना फॉर्मूले से, ठीक है। और हमने कहा अब हम इसको लैब में जाएंगे, लैब में थर्मामीटर की सहायता से हिमांक नाप करके निकालेंगे। तो जैसे ही गए वहां पर क्या हुआ, वहां पर इसका 0.1 आया। कितना आया, 1। हमने देखा तो इस फॉर्मूले से दोनों में सेम आ रहा था, दोनों से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब तक देखा तो 0.1 डिग्री सेल्सियस आ रहा था अवनमन, किसमें, हिमांक में। इसके लिए सेम आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली इसके लिए जो था वही फॉर्मूले से था, है ना। और इस वाले केस में जो फॉर्मूले से निकला और जो एक्सपेरिमेंटली करके निकाला
वो अलग अलग निकला, है कि नहीं। यानी अणु संख्या गुणधर्म के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हम सोच रहे हैं वो निकल के नहीं आ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यार कुछ विलय जैसे ये हो गए, है ना, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, शुगर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब जल में जाकर के नहीं टूटते हैं और नहीं जुड़ते हैं। लेकिन ये जो जुड़ते और टूटते हैं ना, ये इनकी वजह से इसमें क्या आता है, असामान्य, सामान्य नहीं आता, असामान्य हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग यहां से मोलर भार निकालोगे ना, मान लो आपने मोलर भार किसी चीज का निकाला, अवाष्पशील विलय है, देखो उधर ध्यान से, मान लो आपके पास एक विलयन है, इस विलयन के अंदर कोई विलय होगा NBS, ठीक है ना। उस NBS का क्या निकालो, उस NBS का आप निकालो मोलर भार, मोलर भार निकालो, एक बार निकालो फॉर्मूले से, डेल्टा टीबी वाले से, KBM, इससे निकालना कुछ और निकल के आएगा, और इसके फॉर्मूले से निकालो कुछ और निकल के आएगा। मान लो आपने इसमें घोल दिया क्या चीज, ग्लूकोज, सॉरी वो घोल दिया शुगर, आपने शुगर घोल दिया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो 340 निकल के आएगा, और इस सॉरी अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा तो 340 निकलेगा, और अगर मैं यहां से निकालूंगा सूत्र से जोड़ करके कि भाई 12 गुना 12 प्लस 1 गुना 22 प्लस 11 गुना 16, यहां से निकालूंगा तो 342 निकलेगा, है कि नहीं। तो ये सामान्य है, क्या है ये, लेकिन इस सूत्र से ये निकल के आ गया, तो ये क्या है, असामान्य, क्या है ये, तो ये बदल जाता है, ठीक है ना, विलयन के अंदर। क्यों, जब विलय की प्रकृति बदलती है तब ऐसा होता है। भाई मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो CH3COH है, ये हमारे पास है इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। अब ये जब तक अकेला रहता है तब तक तो सही है, एक कण है ये, हम इसे जैसे ही पानी में घोलेंगे ना तो ये दो कण आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बंध की वजह से। देखो ऐसे होता है, यहां हमारे पास है CH3COH, ये अभी कितना है, एक कण, ये जैसे ही पानी में जाता है ना तो देखो CH3COOH, ये ट्वाइस ऐसे बन जाता है, डाइमर, द्वितीय बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय मतलब ये दो कण से जुड़ करके एक अणु बन गया। देखो यहाँ पर एक पूरा दो है ना, यहाँ दो लगा दो, यहाँ देखो दो कण है, कितने, यहाँ आपको दो दिख रहा है, दो अणु है, यहाँ कितने इसके आगे, एक है, कितना है, तो ये एक अणु है। तो दो अणु तो जल में घुलने से पहले था, घुलने के बाद कितना बन गया, हम ये सोच के बैठे कि हम दो अणु घोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही घोला वहां पर एक हो गया, हमने जितना घोला उसका आधा हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसका मोलर भार अगर निकालेंगे फॉर्मूले से तो कितना आएगा, देखो 12 प्लस 4 प्लस फिर 12 फिर प्लस 32, सबको जोड़ोगे ना तो आएगा कितना, 60 आएगा, 12 24 और ये कितने होते हैं 4, 28 और 32, 60 आएगा। फॉर्मूले से नापेंगे तो 60 निकल के आएगा मोलर भार, इसे बोलते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान। अगर हम लोग इसी का भार इससे निकालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, डेल्टा टीबी से या डेल्टा टीएफ से, तो ये निकल के नहीं आएगा, ये निकल के नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग तो ये सोच करके लगाएंगे सूत्र कि ये एक अणु था, घुलने के बाद भी एक ही रहेगा, लेकिन हमें क्या पता था घुलने के बाद ये संगुणित हो जाएगा। संगुणित, संगुणित का मतलब क्या है, जुड़ जाएगा। तो जहां पर एक दिखते थे ना हमें कण, वहां पर आधा कण दिखाई देगा, जहां हमें दो दिखते थे ना वहां एक दिखाई देगा। कुछ ऐसे देखो, इनका H बंध कैसे बनता है, CH3C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है,
देखो ऐसे दो अणु बन जाते हैं। ऐसे हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये हम पानी में डालेंगे। कहाँ? पानी में। हाइड्रोजन बंद बनता है, देखो जरा, O और H के बीच में बंद है ना, O और H के बीच में बंद नहीं है। अरे हाइड्रोजन बंद पढ़ाया था मैंने 11वीं में, FON, फोन, याद होगा। हाइड्रोजन का आबंध इनके साथ जब बनता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन का बंध को यहाँ पर O के साथ है ना, ये रहा O इसमें, तो ये हाइड्रोजन बंध है। तो ये एक अणु, मतलब जहां पर दो अणु होंगे, ये पूरा एक अणु है। क्या है? अणुओं की संख्या क्या हो गई? घट गई ना। पार्टिकल्स की संख्या की तो बात होती है अणु संख्या गुणधर्म के अंदर। तो हमने घोला दो कण, बना कितना? जब पार्टिकल्स की संख्या घट गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? कम होगा, या फिर, है ना, कमी तो होगा, यानी हमारे अनुसार नहीं आएगा। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो कुछ और निकल के आएगा, और एक्सपेरिमेंटली जा करके निकालेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये जो विलय की प्रकृति है, जुड़ने का और टूटने का, अगर जुड़ेंगे आपस में तो क्या हो गए? संगुणित। क्या हो गए बताओ? ये संगुणित हो गए, संगुणित, या फिर आप कह सकते हो संगुणन। क्या हो गया? संगुणन। समझ में आया? नहीं समझे तो तुम लोग, मतलब जुड़ गया, इसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। दो कण थे, एक हो गए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं संगुणन, जहां पर जुड़ता है। और इस वाले केस में क्या होता है? देखो, हम एक अणु घोलते हैं और हमें मिलता है दो कण, एक है कि नहीं? दो अणु में मिलते हैं, एक प्लस वाला मिलता है और एक माइनस वाला। यहां पर क्या हो रहा है? यहां वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? यहां वियोजन हो रहा है, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन, अंग्रेजी में डिसोसिएशन। अभी तक तुम जितने भी विलय यूज कर रहे थे अपने इस क्वेश्चन को करने में, अणु संख्या गुणधर्म को, उन सब में ना तो विलय टूट रहा था और ना ही विलय जुड़ रहा था। उसमें ऐसे विलय का प्रयोग किया गया था क्वेश्चनों में जो जुड़ते नहीं, टूटते नहीं, मतलब जिनका ना तो होता है संगुणन और ना ही होता है वियोजन। समझ में आया? तो इस प्रकार के विलय के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अब तक दिए गए थे चारों के सूत्र, वो फेल हो गया। क्या हो गया? तब आया वैन टॉफ नाम का एक वैज्ञानिक। कौन आया? वान टॉफ, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसने क्या करा? इसमें सुधार किया। क्या किया उसने? सुधार किया उसने। उसने कहा कि जो विलय टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं, यानी कि जिसका वियोजन होता है या फिर संगुणन होता है, उसके लिए हम एक क्या देंगे? गुणक। क्या देंगे? गुणक। उसको हम लोग बोलेंगे वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ गुणक बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। समझ में आया? इसने क्या किया? ऐसे विलय जो या तो संगुणित होगा या फिर वियोजित होगा, उसके लिए उसने आई दिया। इसे क्या कहा उसने? ये कहा कि हर विलय या फिर वियोजित हो या फिर संगुणित हो, उसके लिए एक क्या निकल के आएगा? स्थिरांक, वियोजन की मात्रा निकल के आएगी, ठीक है ना। क्या निकल के आएगी? वियोजन की मात्रा, ठीक है ना। तो इसने क्या करा? और उस चीज को जो कि क्या हो रही थी, कमी आ रही थी, उसे ठीक किया इसने, है ना। हाँ, वियोजन, संयोजन, इसी को हम लोग बोलते हैं संगुणन, और वियोजन विलय के संयोजन या फिर संगुणन और वियोजन की सीमा को निर्धारित किया। क्या करा? कि कितनी सीमा तक ये टूट सकता है या फिर जुड़ सकता है, उसको आई कहा था इसने, कि सीमा को
निर्धारित किया। किसने? वैन हॉफ ने। ये भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, मैं तो भी समझा रहा हूँ तुम्हें, ये टॉपिक समझ में बच्चों को जल्दी आता नहीं है। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, तब समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझो कि इस टॉपिक में कह क्या रहा था, ठीक है ना, कैसे घटता बढ़ता है। विलय के संयोजन, संगुणन और वियोजन की सीमा को निर्धारित किया गया, जिसे वांट हॉफ गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। समझ में आया? इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ना पढ़ने से पहले मैं हर साल इतने लंबे लेक्चर देता हूँ, इससे पहले समझना, ठीक है ना। ये चीजें भेजे में घुस गया जिसको, वो फिर एक क्वेश्चन आराम से कर लेगा, इस पर बेस्ड है, वरना वो पागल होता रहता है कि करना क्या है इसमें। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। वांट हॉफ ने दिया वो जो ना, ज्यादा आ रहा था, कम आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? हमारे सूत्र से, इससे नहीं आ रहा निकल के आंसर एग्जैक्ट। डेल्टा टी भी आपको निकालना है, ग्लूकोज वगैरह तो में तो ठीक आता है निकल के, लेकिन जैसे जुड़ने या टूटने वाले विलय यूज करते हैं उसमें नहीं आता। तो उसी के अंदर जो कमी या बढ़ोतरी हो रही थी ना, उसको इस आई से गुना कर दिया। उसमें क्या कर दिया कि अगर जो विलय संगुणित होगा या वियोजित होगा, उसके लिए हम लोग आई निकालेंगे। मतलब अगर कोई वियोजित हो रहा है तो कितनी सीमा तक वो टूट सकता है, कितनी सीमा तक वो टूट सकता है, उसके लिए क्या निकालते हैं? गुणक, उसको हम लोग आई बोलते हैं। और अगर कोई संगुणित हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो कितनी सीमा तक जुड़ सकता है, कितनी सीमा तक जुड़ सकता है, उसे हम लोग भी आई से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वियोजन की सीमा या संगुणित होने की सीमा, उसको उससे हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। किसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। और उसे हम आई बोलते हैं, वांट ऑफ गुणक बोलते हैं। इससे गुना करते ही ना फिर ठीक आंसर आता है। क्या आता है? ठीक। तो सबसे पहले तुम्हें हेडिंग घेरना है, क्या पता है तुम्हें? हेडिंग घेरना है सबसे पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, यानी एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास। इसको हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसको करो परिभाषित, लिखो फटाफट से। इसमें लिखो जब किसी विलय का विलायक में वियोजन अथवा संयोजन नहीं होता, जब किसी विलय का विलायक में वियोजन अथवा संयोजन नहीं होता, अथवा संयोजन नहीं होता, संयोजन नहीं होता है, तो प्रायोगिक, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, ठीक है ना। चाहे प्रयोग से कर लो, चाहे सैद्धांतिक कर लो, है ना, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? प्रायोगिक अणुभार, यहाँ लिखना, इधर क्या अणुभार कर देना, प्रायोगिक और सैद्धांतिक, प्रायोगिक अणुभार लिखना है ना, प्रायोगिक अणुभार और सैद्धांतिक मूलत भार है ना, समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं, लेकिन, ठीक है ना, लेकिन, लेकिन जब किसी, लेकिन जब किसी
विलय का विलायक में संयोजन, संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, संगुणन अथवा वियोजन होता है, अथवा वियोजन होता है तो प्रायोगिक अणुभार से सैद्धांतिक अणुभार से भिन्न होता है, अणुभार से प्रायोगिक अणुभार कोमल लगा दो, सैद्धांतिक अणुभार से भिन्न होता है। क्या होता है, दोनों एक जैसे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर जुड़ रहा होगा कोई, टूट रहा होगा, है ना, एक जैसे नहीं आते, ध्यान रखना। ये बात तुमको समझ में आया? इसे असामान्य मोलर भार कहते हैं, ठीक है ना, लिखो इसमें, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं, बताओ। ठीक है ना। अब लिखो हेडिंग वांट ऑफ गुणक, ये लिखो हेडिंग वांट ऑफ फैक्टर, आई से इसको करते रिप्रेजेंट, वांट ऑफ गुणक लिखो हेडिंग, और उसमें लिखो यहां लिखना अंदर वांट ऑफ ने विलियन में, वांट ऑफ ने विलियन में फिर लिखना किसी विलय के संयोजन, संगुणन और वियोजन की सीमा को निर्धारित करने के लिए क्या लिखा इसमें, वियोजन की सीमा को निर्धारित किया गया। वांट ऑफ ने विलियन में किसी विलय के संयोजन, संगुणन और वियोजन की सीमा को निर्धारित करने के लिए, यहाँ लिखा निर्धारित करने के लिए एक गुणक दिया जिसे क्या बोलते हैं उसको, जिसे वांट ऑफ गुणक कहा गया, गुणक कहते हैं, लोग कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात तुमको? इसने कहा कि मैं तुमको दूंगा एक गुणक और फिर उससे आप गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई के मान को निकालने का इसने अलग अलग विधि दिया। क्या दिया, वांट ऑफ गुणक, आई को ज्ञात करने का अलग अलग दिया उसने सूत्र। पहला दिया उसने सूत्र क्या, सामान्य मोलर द्रव्यमान, बटे में क्या दिया उसने, पहला सूत्र असामान्य मोलर द्रव्यमान,
ये था पहला सूत्र। सामान्य वाला कहाँ से आएगा? फॉर्मूले से। और ये कहाँ से आएगा? अनुसंख्यक गुणधर्म से ना, जो निकालेंगे सूत्र लगा करके, डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ, यहाँ से लेंगे। ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला नहीं होता, कई फॉर्मूले होते हैं। बराबर दूसरा भी है, देखो उसका प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है ना, प्रेक्षित, प्रेक्षित कैसे लिखते हैं भाई? ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक बोलते हैं उसको हम ना, हाँ सैद्धांतिक, सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ये इसका दूसरा सूत्र है ज्ञात करने का। देना बुक मुझे ये वाली एनसीईआरटी। प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बट्टे परिकलित कह लो या फिर सैद्धांतिक। ठीक है ना, जो आप निकालोगे फॉर्मूले से वो क्या होगा? सैद्धांतिक होगा। ठीक है ना, जो ना आप अभी डेल्टा टी भी निकाल रहे थे वो सैद्धांतिक था। ठीक है ना, और जो प्रैक्टिकली निकालेंगे जाकर लैब में उसे प्रेक्षित बोलेंगे, है ना। और इसका एक और सूत्र है, सैद्धांतिक के स्थान पर ना परिकलित भी आप लिख सकते हो, तो दोनों लिख लेना, परिकलित, परिकलित, है ना, परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म या सैद्धांतिक, परिकलित, परिकलित या सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। ये होता क्या है ना, अभी आप इसको लिखो, मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में। जब समझाऊंगा ना क्वेश्चन लेकर के, तब समझ में आएगा तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसका एक और होता है आई का मान, एक और सूत्र है इसका, आई बराबर 3 फॉर्मूले हैं टोटल, और फिर सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हुआ देख लिया? देखो, एक है संगुणन, संगुणन, ये क्या लिख दिया? संगुणन अथवा संयोजन, संयोजन संगुणन, हाँ चलो बोलो ना, हाँ वियोजन, संगुणन अथवा वियोजन के पश्चात, पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और अपॉन में कौन आएगा? संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। यानी आई निकालने का हमारे पास कितने हैं? 3 फॉर्मूले हैं। आई कैसे निकालेंगे बताऊंगा तुम्हें, सब बताऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में। और इस टॉपिक में तुम्हारा डाउट रहेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखो, आई इज इक्वल टू, हमारा पहला क्या सूत्र है? सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, कभी तो ये लगेगा, कभी ये लगेगा। आई इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, ये कहाँ से निकलेगा? ये आपको प्रैक्टिकली या तो क्वेश्चन में देगा, या तो क्वेश्चन में आपको ये मान देगा हमेशा। ठीक है ना, और ये आपसे निकलवाएगा। ये कहाँ से निकलवाएगा बताओ? सूत्र से। ये निकलवाएगा सूत्र से, ये आपको देगा। तो जो देगा तुमको क्वेश्चन में अणुसंख्यक गुणधर्म, उसको भाग कर देंगे किससे? जो हम निकालेंगे सूत्र से, उससे। तो क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, कोई कण है मान लो, संगुणन वियोजन, है ना, अगर हो रहा होगा क्या? संयोजित, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? संगुणन के पश्चात
जितने कण हैं उसके मोलों की कुल संख्या लिखेंगे, कुल संख्या लिखेंगे। और फिर क्या होगा, वियोजन या फिर संगुणन के पूर्व जितने भी थे कण उससे भाग दे देंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो सर, इस वाले को तो मैं अभी कर सकता हूँ एक्सप्लेन। हमारे पास ये कौन है बताओ, सॉरी ये नहीं, देखो NaCl है ना, कितने बन गए, 2 कण, कितने बन गए, देखो ये टूट रहा है कि संगुणित हो रहा है, वियोजित हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो वियोजन के पश्चात टूट गया ना, कितने हैं कण, 2 कण हैं। पहले कितने हैं, 1 है, तो आई का मान कितना हो गया, टूटने के बाद कितने हैं कण, 2। पहले कितने थे, 1, भाग कर दिया ना, कितना हो गया, 2। NaCl के लिए इसका मान 2 हो गया, है कि नहीं, आई का मान नहीं आई भेजे में है। वियोजन से पहले कितने थे कण, 1 ही तो था, बाद में 2 हो गया। क्या कहता है आई का सूत्र, वियोजन के पश्चात, हाँ 2 हो गए कण कुल संख्या टूटने के बाद में, ये मोल ही तो है, ये 1 मोल से 2 मोल बन गए कण। तो कुल कितनी संख्या है मोलों की, 2 टूटने के बाद है, भाग कर दिया ना, कितना आसान है। और देखो एग्जाम्पल, तो इसके लायक मान 2 हो गया। अब ऐसे मान हमारे पास Al2SO4 ऑल थ्राइस, Al कितना देगा, 2 Al देगा 3+, सल्फेट कितना देगा, 3 देगा, SO4 2-। टूटने से पहले कितने कण हैं कण, 1 कण है, और बाद में कितने हो गए, 2 कहाँ हो गए, 2 तो एल्युमिनियम हो गए और 3 सल्फेट हो गए, 6 कण हो गए, सॉरी 3 और 2 5 हो गए। तो 5 कण टूटने के बाद में है, ये 1 कण नहीं 2 कण है, ठीक है ना, यहाँ 2 लगाया मतलब 2 कण है। 2 क्यों लगाया, मुझे कैसे पता 2 लगेगा, तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 था तो 2 लगा दिया। ये कितना था, 3 था सल्फेट, तो आगे 3 लगा दिया है ना, 3 कण है उसके, समझ में आया नहीं आया। तो 5 कण टूटने के पश्चात हो गए और 1 टूटने से पहले, तो इसका आई का मान 5। कितना आसान लग रहा है ना ये आई का मान। ये तभी तक लागू होता है जब 100% टूट रहा हो, क्या हो, 100% टूटे, मतलब 100% वियोजन जिस भी किसी सॉल्ट का या यौगिक का होता है उसे कहते हैं परबल वैद्युत अपघटय। क्या कहते हैं, ये वैद्युत अपघटय ही तो है ना। परबल वैद्युत अपघटय के लिए आई का मान क्या होता है, डायरेक्ट निकाल दो, कितने में टूटेगा उतने ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, परबल वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय जैसे कौन कौन है, NaCl है ना, KCl, Na2SO4 है ना, ये सब कौन होते हैं, परबल होते हैं। और कौन हो गया तुम्हारा AgCl, ये सब परबल वैद्युत अपघटय होते हैं, ठीक है ना। ये टूटेंगे डायरेक्ट 100% है ना। के लिए आई का मान क्या होता है, आई के लिए, ओहो, के लिए आई का मान आयनों की संख्या के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आयनों की संख्या के बराबर होता है, के बराबर होता है, समझ में आया। सबके लिए नहीं होता, ये परबल वैद्युत अपघटय के लिए होता है बस। फॉर एग्जाम्पल में आप ये लिख देना इधर, ये देखो ये कौन है, आयनिक यौगिक है, क्या है ये आयनिक यौगिक है। तो कितने आयन इसके अंदर, 2 इधर और 3, 5 है ना, आई का मान 5। NaCl में देखो कितने हैं आयन, कितना, 1 इधर 1 इधर, 2 आयन में टूट गया ना, तो जितने आयन में टूटेगा आई का मान उतना ही होगा, आई का मान उतना ही होगा 2, ठीक है ना। तो इसको लिख करके इसके नीचे तुम एग्जाम्पल लिख दो फटाफट से सारे, ठीक है ना। वो तो लिखा था ना फॉर्मूला, तुम्हें समझ में आएगा जब मैं अगली क्लास में ना इसके लिए कुछ और ड्राइव करवाऊंगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जैसे ही वैन टॉप ने अपना फैक्टर दिया तो क्या कहा पता है, उसने सभी अणुसंख्या गुणधर्म को संशोधित कर दिया। क्या किया उसने,
संशोधित कर दिया, ठीक है ना। यानी हम यहां पर लिखेंगे वांट हॉफ, वांट हॉफ के गुणक को प्रयुक्त करने के पश्चात अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म को संशोधित किया गया, संशोधित किया गया, ठीक है ना। जो निम्नवत है, जो निम्नवत है, निम्नवत है, ठीक है ना। देखो कैसे है निम्नवत। पहले क्या था बताओ, पहले हमारे पास था RLVP, था निंदा, क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ये था ना पहला। और ये तो था RLVP, तो वो था क्या, P नॉट माइनस P अपॉन क्या था, P नॉट, इक्वल टू क्या था, मोल अंश, है ना, सॉरी हाँ मोल अंश था ना। मोल अंश किसका, विलय के बराबर। आया था नहीं आया था, नहीं आया, ये कह रहा नहीं आया था ये, अरे यही तो होता है। अब ये P किसका है, ये P विलयन का है ना, यहाँ पर P कुल लिखा हुआ तो याद है तुम्हें भाई, इसका कम हो जाएगा वाष्प दाब। और यहाँ पर ये हमारा पहले था RLVP, यहाँ हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, I से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे इसमें I लगा, ये पहला था, जैसे ही I लगा, अब I का मान हमें निकालना पड़ता है। ग्लूकोज यूरिया जो नहीं टूट रहे थे उनके लिए I का मान 1 होता है, उनके लिए I का मान 1 होता है। लेकिन जैसे NaCl हो गया, अब अगर मान लो 200 ग्राम NaCl घोला था हमने, है ना, अगर वहां पर I का मान कितना, 2 है ना, अगर उसमें 2 से गुना कर देते ना, सेम आंसर आ जाता। समझ में आया। जैसे मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल दिया था कि 200 ग्राम आपने इसके अंदर NaCl घोला था, याद आया शुरू में जब मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो 200 ग्राम NaCl घोलने पर हमारा ज़्यादा आ गया था ना। और जो हमारे पास 200 ग्राम हमने उसके अंदर ग्लूकोज घोला था उसके लिए कम आया था, इसके लिए 102 डिग्री आया था और इसके लिए 105 डिग्री। अगर इसमें 2 से गुना कर देते ना तो सेम आ जाता। क्या था, तो वैन टॉप ने वही प्रेक्षित किया था कि ऐसे विलय जो जाके वियोजित या संयोजित होते हैं उनके लिए हमें एक गुणक से गुना करना पड़ेगा, और वो हमारा है I। तो जैसे ही उसमें गुना किया NaCl के लिए 2 से, ठीक आ गया आंसर, है कि नहीं। तब उसने बोला कि अगर टूटने वाला या संगुणित होने वाला विलय है तो तुमको I से गुना करना पड़ेगा। अभी तक जो हम कर रहे थे ना, यहाँ पर कुछ नहीं था, I नहीं था, तो वहां पर I का मान 1 मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था, 1। इसीलिए इसे मैं मिटा दो, है ना, तुम्हारे काम का इधर नहीं है, ये तुम्हारे काम का है। तो पहला हमारा ये हो गया संशोधित। अब देखो दूसरा क्या बनेगा इसके लिए, संशोधित वाला, डेल्टा TB इक्वल टू क्या था बताओ, KB इंटू M, है ना। तो इसमें I से गुना कर दिया, I मतलब वेंट ऑफ गुणक। अगला था डेल्टा TF, तो KFM I से गुना हो गया। और लास्ट में चौथा क्या था, प्रासरण दाब, तीसरा ये हो गया, पाई इज इक्वल टू CRT, I से गुना कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे क्या थे, संशोधित अणुसंख्य गुणधर्म। समझ आया तुम्हें। तो ये हमारा खत्म हुआ, लेकिन अभी तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वैन टॉप पर बेस्ड, ये केवल इसके बारे में थ्योरी थी, ठीक है ना। अगली क्लास में थोड़ा सा मैं और समझा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तुम्हें एक क्लास और लगेगी कल, ठीक है ना। कल आ जाना, किस टाइम, कल मॉर्निंग टाइम, ठीक है, 7 बजे, कल संडे है ना, ठीक है ना।
तो कल आ जाना, मैं कल तुम्हें पढ़ा दूंगा पूरा। इस पर न्यूमेरिकल्स जो है ना एनसीईआरटी में कर करके दिखाऊंगा, कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ में आएगा, है ना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना। वो टफ तुम्हें बहुत आसान लगेगा देखना, क्योंकि मेरे को करना आता है ना अच्छे से, तुमको भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे को अलग अलग सारे जाने, तो फंसोगे ना, दिक्कतें आती है बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ने में, वो सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। कैसे निकालेंगे आई का मान, है ना, डायमर बनेगा, द्वितीय मतलब, है ना, तो कैसे निकालते हैं सब समझाऊंगा डिटेल में। इतना तो हर कोई जान जाता है बुक से पढ़ गई, ठीक है ना, जितना मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो मिलते हैं तुमसे अगले क्लास में ना, अगले टॉपिक के साथ।